Good morning, students. I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मेरा ये चैनल 9, 10, 11, 12 और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो आज हम पढ़ते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बता चुकी हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स होता है वो इक्वेशंस जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट है वो पढ़ाई थी, उसके अंदर मैं आपको इसका कंसेप्ट बता चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो वो लिखते हैं डी एन वाई अपॉन में डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू। और अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा ए प्लस ए एन माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू क्यू, है ना। डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू क्यू, ये इसका जनरल फॉर्म है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब यहाँ पर a1 a2 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर वेयर a1 a2 अप टू एन आर कांस्टेंट है, और जो q है आपका वो है फंक्शन ऑफ x, है ना। एंड q इज फंक्शन ऑफ x, है ना। अब ये जो जनरल nth ऑर्डर है, इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इट इज कॉल्ड linear differential equation of nth order with constant coefficient, with constant coefficient। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि ये q की जो वैल्यू है ये 0 है, देन ये जो इक्वेशन 1 है इसको आप बोलोगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। कब बोलोगे, जब q की वैल्यू 0 होती है। जब इस q की वैल्यू 0 होगी तो ये आपकी इक्वेशन क्या कहलाती है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो वो कंडीशन हम लिख लेते हैं, if q is equals to 0 then equation 1 is called homogeneous linear differential equation with constant coefficient। इसकी भी मेथड्स हम देखेंगे कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर जो है उसकी भी हम मेथड्स पढ़ेंगे। ये कब होता है, जब इस इक्वेशन में q की वैल्यू आपकी 0 रहती है। अब यदि ये q की वैल्यू 0 नहीं होती है तो वो क्या होती है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं, इफ q इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन equation 1 is called non homogeneous linear differential equation with constant coefficients। ठीक है, तो ये हमने nth ऑर्डर हायर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने nth ऑर्डर का फॉर्म देखा, जिसमें कि हमने देखा कि यदि ये q की वैल्यू 0 होती है तो इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है।
यदि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये तो इस इक्वेशन के बारे में था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो ये dy dx आप लोगों को दिख रहा है, ये जो dy dx जो दिख रहा है यहाँ पर, है ना, हम क्या करते हैं, इस dy dx की जगह कैपिटल D लिखते हैं, है ना। जब भी हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप है कि d अपॉन में dx को रिप्लेस कर देंगे आप कैपिटल D से। ठीक है, जब आप इसको कैपिटल D से रिप्लेस कर देंगे तो जो पूरी इक्वेशन है वो कैसी हो जाती है, कैपिटल D के फॉर्म में आ जाती है। मीन्स ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, d टू द पावर n y प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1, है ना, प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2y अप टू जहां तक ये जा रही है। ठीक है, मतलब पूरी जो इक्वेशन है, जब d अपॉन में dx को कैपिटल D से रिप्लेस कर दिया तो पूरी इक्वेशन जो है वो कैपिटल D के फॉर्म में आ गई। अब कैपिटल D के फॉर्म में जब इक्वेशन पूरी आ जाती है तो आपकी नेक्स्ट स्टेप होती है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स AE। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कब निकलेगी, जब आप इस कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। क्या करना है आपको, कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस करना है। जब आप कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर देते हैं तो ये पूरी इक्वेशन किसमें हो जाती है, स्मॉल m में हो जाती है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल m में। यहाँ मैं इसकी पूरा लिख रही हूँ, इक्वेशन इज इन फॉर्म m। अब m के फॉर्म में पूरी इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास में m के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने, इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, उसकी वैल्यूज निकालना। मतलब किसकी वैल्यू निकालना, इस m की वैल्यूज निकालना, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यूज ऑफ m। ये जो m की वैल्यूज होती हैं इसी को आप कहते हैं रूट्स। ठीक है, ये पूरा उसकी मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने की, कि dy बाई dx को कैपिटल D से रिप्लेस किया, कैपिटल D को m से रिप्लेस किया, फिर m के फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी उसको, उसकी वैल्यूज निकाली है, उसकी वैल्यूज जो होती है उसी को हम रूट्स कहते हैं। ये जो रूट्स होते हैं ना, अब इसके नेचर पे ही डिपेंड करता है इसका सॉल्यूशन, है ना। अब जो सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या बोला जाता है सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, CF। ठीक है, जब आप m की वैल्यू फाइंड करोगे, है ना, तो m की वैल्यू आपको जो रूट्स मिलेंगे, मतलब कि आपको कोई सॉल्यूशन, उसको आपको एक सॉल्यूशन में लगाना है, तो वो जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखते हैं ये CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं। ये CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो रहते हैं इस रूट्स के नेचर पर डिपेंड करते हैं कि ये रूट्स कैसे हैं। रूट्स कैसे हैं मतलब m की वैल्यूज कैसी आई है, क्या m की वैल्यू सेम आई है, m की वैल्यू अलग अलग है, या m की वैल्यू कुछ इमेजिनरी आ गई है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। रूट्स का नेचर तो आपको पता ही है, रूट्स का नेचर कैसा होता है, रूट्स का नेचर होता है, एक तो होता है आपका अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरा आपका कैसा रूट आ सकता है, इक्वल भी आ सकती है वैल्यूज। अब इक्वेशंस हैं तो सॉल्व करने पे वैल्यूज तो कैसी भी आ सकती है। अब तीसरी आपके आ सकते हैं रूट्स, कैसे आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी अल्फा प्लस आई बीटा वाला फॉर्म, है ना। यानी ये कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स यानी क्या फॉर्म, अल्फा प्लस आई बीटा।
तो देखो मैंने यहाँ पर रूट्स के आपको नेचर बताए हैं, जो कि आप लोग को पता है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसके अंदर कभी वैल्यू ऐसी आ जाती थी कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे दो इक्वल वैल्यू आ गई है, और किसी को सॉल्व करने पे 2 और 3 वैल्यू आ गई है, और कोई ऐसी इक्वेशन रहती है जो ऐसी सॉल्व नहीं आती, 2 प्लस आयोटा के फॉर्म में आ जाए वो, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये रूट्स के 3 नेचर है इसके अंदर, डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स, है ना। अब इनके बेस पे इसका सीएफ बनाया गया है। मतलब अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो आपका सीएफ कैसा होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स है ना। तो आपका सीएफ की मैं यहीं पर फॉर्मूला लिख देती हूँ इसका। तो जो सीएफ आपका आता है वो कैसा होगा, यहाँ पर सीएफ इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x, क्योंकि दो वैल्यू है ना आपकी, दो वैल्यू कौन सी, m1 और m2, तो उसको कांस्टेंट के साथ में करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर इस तरह से लिखते हैं। तो C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x, ये क्या हो गया है, ये हमारा डिस्टिंक्ट रूट्स का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यदि मेरे इक्वल रूट्स आ गए, मतलब m और m जो है इक्वल है, m1 और m2 इक्वल आ गए मेरे, तो मेरा CF कैसा हो जाएगा, यहाँ पर C1 प्लस C2x e टू दी पावर mx। C1 प्लस C2x करना है आपको, यहाँ पर C1 प्लस C2, अगर दो रूट्स है तो C2 के साथ x लगाना है, ब्रैकेट बंद करके e टू दी पावर mx लिखना है। ये फॉर्मूला कब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, जब आपके रूट्स जो है वो इक्वल आ गए हैं। अब क्या है, आपका बच्चा लास्ट वाला रूट है कॉम्प्लेक्स रूट। यदि कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है, अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्म आ जाता है, तो आपका कैसा हो जाता है CF, यदि आपका कॉम्प्लेक्स रूट आ गया तो आपका CF हो जाएगा e टू दी पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, है ना। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपका CF है जब कॉम्प्लेक्स रूट से, यानी मैंने 3 फॉर्मूले आपके यहाँ लिखे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स का, इक्वल रूट्स का और कॉम्प्लेक्स रूट का। ठीक है, तो यही इसके सॉल्यूशन होते हैं। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो इस तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना। अब दो देखिए, दो अलग अलग रूट है, तो C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x प्लस C3 e टू दी पावर m3x। ठीक है, अब यदि 3 रूट्स इक्वल आ गए आपके, तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट के बाहर e टू दी पावर mx, वो आपका रूट सेम आपका कॉम्प्लेक्स में अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पूरा आपका CF वाला पार्ट था, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे। इसी को रूट्स वाले फॉर्म को मैं यहाँ पर ठीक से फॉर्मूले लिख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सारे जो फॉर्मूले हैं, इक्वल रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इनके ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखा है, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट यानी CF निकलेगा C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। ठीक है, ये जब दो रूट्स आपके अलग अलग हो। अब यदि आपका 3 रूट हो, तो C1 e टू दी पावर m2x प्लस C2 e टू दी पावर, यहाँ m1 आएगा, m1 m2x प्लस C3 e टू दी पावर m3x, है ना। और ये जितने भी आपके रूट्स आ रहे हैं उसके डिस्टिंक्ट रूट्स का जो CF है वो ये निकलेगा आपका, है ना। अब दूसरा मैंने आपको बताया था इक्वल रूट्स, है ना, तो इक्वल रूट्स का CF कैसा निकलता है, C1, यदि दो इक्वल रूट है तो C1 प्लस XC2 e टू दी पावर mx, क्योंकि एक ही रूट है आपके पास में। अब यदि
आपके दो रूट इक्वल आ जाए तो C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 e⁻mx। ठीक है। अब तीसरा मैंने आपको बताया था इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का CF अपन ने क्या निकाला था e⁻α x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ठीक है। तो ये आपके तीनों रूट्स का नेचर हो गए और उनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गए। आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इसके ही बेस पे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को सॉल्व करना है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।